अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो रक्सा में खुश आमदीद। आज मैं जो नावल लेकर हाजिर खिदमत हूँ उसका नाम है दिल के मकीन और इसकी मुसन्निफ़ा है मेहताब ज़हूर। और ये एक कज़न बेस्ट नावल है जो बहुत फ़नी सी प्यारी सी क्यूट सी लव स्टोरी भी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं नावल की जानिब। दिल के मकीन, अस्कलम मेहताब ज़हूर। ज़िंदगी ख्वाब है, ज़िंदगी गुलाब है, लेकिन अगर तुम कामिल हमदान की कज़न प्लस उसके ऑफिस में इंटर्नशिप करने वाली अलीज़े कामरान हो तो तुम्हारी ज़िंदगी आज़ाब है, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब है, तुम्हारी ज़िंदगी फ़कत एक शराब है। ड्रामाई अंदाज में बोलते हुए वो अपने सामने बैठी तीनों कज़न्स को हंसने पर मजबूर कर रही थी, जिनमें से एक कामिल हमदान की बहन यानी उसकी ताया की बेटी थी और दूसरी उसके चचा की जुड़वा बेटियाँ थीं। हंसो मत लड़कियों, तुम लोगों को मालूम नहीं है कि तुम लोगों की ज़िंदगी कितनी खुशगवार है। तुम लोग एक दिन के लिए कामिल कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में कदम रख कर देखो, तुम लोगों के कानों से धुआं निकल गए तो फिर कहना। मैं जानती हूँ पिछले 10 दिन मैंने किस हौसले से गुजारे हैं और इंटर्नशिप के अगले सारे दिन किस कदर सब्र से गुजारे हैं। इस कदर हौसला और सब्र करने पर जन्नत मुझ पर वाजिब है, वह नादीदा आंसू पोंछते हुए बोली थी। लेकिन यार, तुम तो कामिल भाई की कज़न हो, इस हिसाब से तुम्हें तो वहाँ पूरे रौब से रहना चाहिए। यूँ समझो ऑफिस की मालिक ही हो तुम, और तुम हो के पता नहीं क्या क्या दुख सुना रही हो। उसके चचाजाद कज़न आलिया ने उसके दुख को संजीदा लेते हुए उसे याद दिलाना चाहा था। आलिया बिल्कुल सही कह रही है अलीसा, कामिल की बहन रुबाब भी आलिया की तायद में बोली थी। तुम लोगों को मालूम नहीं है, वो शख्स वहाँ मुझसे ऐसे रवैया रखता है जैसे मैं उसके दुश्मनों के कबीले से हूँ, और ये खुद को मालिक समझने वाली बात तो ना ही करो तुम। वो शख्स अपने गुनाह किसी को ना दे, और अगर किसी ने उस शख्स की कंपनी का मालिक खुद को समझ लिया तो समझो उस शख्स की जान निकालने के लिए अजराइल भी चंद फीट की दूरी पर है। वो नाक भौं चढ़ाते हुए बोली थी, जबकि कमरे के दरवाजे पर खड़े शख्स ने उसकी तमाम गुले अफसानी सुनी थी और गला खंकारा था। उससे ज़्यादा अपनी तारीफ सुनना उसके बस में नहीं था। आज इतवार था, वो घर पर ही था। अब एक दोस्त की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया था, तो अपनी पसंदीदा शर्ट न मिलने पर उसने रुबाब को बुलाना चाहा था, जबकि रुबाब के कमरे में चलती गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने उसका आधा खून तो जला ही दिया था। रुबाब, मुझे मेरी शर्ट नहीं मिल रही। अगर तुमने पाकिस्तान के अहम तरीन मसाइल पर मुज़ाकरात कर ली हो तो आकर मुझे मेरी शर्ट ढूंढ दो। वो बोलते हुए वापस कमरे की जानिब चल दिया था। क्या उन्होंने सब सुन लिया? अलीज़े ने बड़ी मासूमियत से उन तीनों से पूछा था। कहती हो तो उनसे पूछती आती हूँ कि उन्होंने क्या क्या सुना है। खुद से तुक्के लगाने की क्या ज़रूरत है? चप्पल पहनती रुबाब ने आसान हल पेश किया था। हाँ, ताकि नहीं भी सुना हो तो उससे पूछकर साबित करना कि उसी की बुराइयाँ की जा रही थी। अलीज़े ने दांत पीसते हुए बोली थी, जबकि रुबाब कंधे उचकाती बाहर निकल गई थी। देखो, मेरी ज़िंदगी पहले बहुत मुश्किल है, ऐसे में इस शख्स का मेरे बॉस होना जो कि मुझे सख्त जहर लगता है, मेरी ज़िंदगी को मज़ीद ग्रहणज़दा कर चुका है। हर दुखी शख्स को आज़ाद मुल्क में आज़ाद शहरी होने के नाते इस बात का हक हासिल है कि वो अपने दुखों का इजहार कर सके। मैं भी वही कर रही थी, मैं इस शख्स की बुराइयाँ बिल्कुल नहीं कर रही थी। वो मासूमियत से आंखें चपकते हुए बोली थी और साथ ही चप्पल पहनकर कमरे से गायब हो गई थी। पीछे आलिया और सादिया का कहका कमरे में गूंजा था। ये जमाल हाउस का मंजर था, जहाँ जमाल अकबर की तीनों नरीना औलादें बामा अहल व आयाल रिहाइश नज़ीर थे। वो खुद तो काफ़ी अरसा हुआ वफात पा चुके थे, जबकि उनकी अहलिया को भी दादा फानी से कुछ किए काफ़ी अरसा बीत चुका था। उनके तीनों बेटे सरकारी मुलाजमत करते थे, जबकि बेटी नईमा शादी के बाद अपने शोहर के साथ हंगरी में मकीम थी। अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से ही नवाजा था जिसका नाम हुरैरा था, जबकि जमाल अकबर के बड़े बेटे हमदान की 2 औलादें थीं, कामिल हमदान और रब्बाब हमदान। रुबाब और कामिल की उम्र में 1 साल का फ़र्क था। कामिल ने चंद साल पहले अपना बिजनेस शुरू किया था जो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, जबकि रुबाब पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी। उसका रिश्ता भी हो चुका था और जल्द शादी भी तय पाने वाली थी, जबकि हमदान साहब से छोटे सुभान साहब की 2 औलादें थीं, आलिया और सादिया, जो जुड़वा थी और रुबाब से चंद माह ही छोटी थी। आलिया का निकाह 1 साल पहले हुरैरा से हो चुका था। उसकी शादी भी रुबाब के साथ ही तय पानी थी। सबको नईमा के हंगरी से आने का इंतज़ार था। सुभान साहब से छोटे कामरान साहब की एक ही बेटी थी, अलीज़े कामरान जमाल हाउस की रौनक थी, घर की सबसे ज़्यादा चुलबुली और शौक व चंचल लड़की जो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना जानती थी। घर में सबसे बड़ा कामिल था जो थोड़ा संजीदा मिजाज का हामिल था। घर की बाकी लड़कियों को कामिल से कोई ज़्यादा मसला नहीं था, अलबत्ता
अलीज़ा को उससे सिर्फ मसला नहीं था बल्कि मसाइल थे जो बचपन से चले आ रहे थे। जमाल हाउस में बड़ों से लेकर बच्चों तक सबकी आपस में खूब बनती थी, बस अलीज़े की कामिल से नहीं बनती थी। उसके नज़दीक वो इंसान नहीं, रोबोट था जिसमें कोई इमोशन नहीं थे, जिसको पता ही नहीं था हंसते कैसे हैं, ज़िंदगी कैसे जीते हैं। और जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया था तब से उसके लिए इसने मज़ीद शानदार ख्याल पाल लिए थे। अब वो कहती थी कि वो रोबोट नहीं, क्योंकि रोबोट हुक्म मानते हैं जबकि वो तो सिर्फ हुक्म देना जानता है। जबकि उसके उन ख्यालात की वजूहत कामिल समेत तमाम अहल घराना ढूंढ नहीं पाए थे, क्योंकि कामिल की जिन खसूसियात का जिक्र वो अक्सर करती थी वो खसूसियात आज तक कामिल खुद में दरियाफ्त नहीं कर पाया था। रात आधी गुजर चुकी थी, वो जो नेटफ्लिक्स पर कोई कोरियन ड्रामा देखने में मसरूफ़ थी। भूख के एहसास से बिस्तर से निकली थी। रात का 1 बज रहा था, बाहर की सारी लाइट्स ऑफ थी। वो धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकली थी और किचन का रुक किया था। फोक फोक कर कदम रखते हुए वो किसी को भी अपने जागने का पता नहीं चलने देना चाहती थी। जब वो किचन के दरवाजे पर पहुंची थी तो पहले तो उसे किचन की लाइट्स जलते देखकर हैरत हुई थी, मगर जब अंदर दाखिल हुई तो सामने कामिल हमदान को कॉफ़ी बनाते देखकर उसका हलक तक कड़वा हुआ था। उससे पहले कि वो उन्हें कदमों से वापस मुड़ती, उसकी आवाज़ ने उसके कदम जकड़ लिए थे। इस वक्त उल्लुओं की तरह जागने का कोई मकसद? उसने मुड़कर अलीज़े की जानिब नहीं देखा था बल्कि हनूज कॉफ़ी रगड़ने में मसरूफ़ था। जबकि उसका सवाल सुनकर अलीज़े के तन बदन में आग लगी थी। वो शख्स जो उसे इंसानी नहीं लगता था वो उसे उल्लू कह रहा था। ऑफिस में तो चलो जैसे तैसे वो उसकी जली कटी बर्दाश्त कर लेती थी, जो कि सिर्फ उसके नज़दीक ही जली कटी होती थी, मगर उसके नज़दीक वो घर में क्यों उसकी जली कटी बातें बर्दाश्त करे? इसके तो सर पर लगी थी, तलवों पर बुझी थी। यही सवाल मैं भी कर सकती हूँ, वो दूबदू बोली थी। जबकि उसकी बात सुनकर कामिल हमदान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी, जिसे वह कमाल महारत से छिपा गया था और उसकी जानिब मुड़ा कर यूँ देखा था जैसे कह रहा हो, सीरियसली? चाची को बताऊंगा कल कि तुम्हारे सुबह जल्दी ना उठने के पीछे वजूहत क्या है। कॉफ़ी रगड़ते हुए वो उसकी दुखती रग पर हाथ रख गया था। वो जानती थी जिस मिजाज की उसके वालिदा माजदा थी, उन्होंने उसके रूम में सोना शुरू कर देना था। पहले तो वो 10 बजे गहरी नींद में होने का ड्रामा करती थी। अगर वो उन्हें वाकई बता दे तो वो दिन दूर नहीं थे जब वो उसे हकीकतन 9 बजे सोना पड़ना था। और ऐसे में रात भर जाकर देख लिए उसने ड्रामे। दिन तो ऑफिस को प्यारा हो जाता था, इस बेचारी के ड्रामों के लिए तो रात ही बचती थी। देखें, इस तरह मोहल्ले की आंटी बनकर बगैर तहकीक के लगाई बुझाई वाला काम नहीं करते। मैं तो सो गई थी, वो तो अब आँख खुली है तो वो भी इसलिए क्योंकि मुझे भूख लगी थी। वो पेचीदाब खाते बड़े मीठे अंदाज में वजाहत देते हुए बोली थी। उसकी बात और उसका अंदाज देखकर कामिल का दिल क्या था कि खुलकर कहका लगाए, सही बात है, मानना पड़ेगा, सच कह रही हो। वो उसकी गर्दन में हेडफोन और हाथ में मोबाइल देखकर जिस अंदाज में बोला था, उसका दिल क्या था कि उस शख्स का स्टिकर बनाकर दीवार के साथ चिपका दे। ये तो मैं रेसिपी देखने के लिए लाई थी, वो खामोखा वजाहत देते हुए मोबाइल और हेडफोन्स की जानिब इशारा करते हुए बोली थी। हाँ, मैं कैसे भूल गया कि तुम्हें तो बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। वो जानबूझकर उसे चिढ़ाना चाह रहा था, जबकि उसकी बात सुनकर वो फ़ौरन समझ गई थी कि वो किस बात के हवाले दे रहा है। 3-4 दिन पहले उसने उसे चंद फाइल्स दी थी जिसमें उसे गलतियाँ हाईलाइट करनी थी। उसने मज़े से वो फाइल्स अपनी क्लास फेलो जो उसके साथ ही इंटर्नशिप कर रही थी उसे थमा दी थी, जिसने गलतियां हाईलाइट करके दी थी। मगर उन फाइल्स को देखते ही कामिल ने डबल तादाद में फाइल्स उसके आगे रख दी थी और साथ ही तंबी की थी कि अगर इस बार उसने किसी और से काम करवाया तो फाइल्स ट्रिपल हो जाएंगी। उसके हवाला देने पर वो वाकई याद करते हुए वो वाकया चिढ़ गई थी। देखें, मैं प्रोफेशनल बंदी हूँ। घर के मामलात ऑफिस में डिस्कस करना और ऑफिस के मामलात घर में डिस्कस करना मेरी उसूलों के खिलाफ है। वो जिस अंदाज में बोली थी, कामिल चाहकर भी अपना कहकर रोक नहीं पाया था। जी, आपके असूलों की फहरिस्त में सबसे पहले तो अपने बॉस की गिबतें करके उसके गुनाह बख्शवाना शामिल है। कॉफ़ी का मग वो कप का साइड टेबल पर रख चुका था और अब मैक्रोनी उबलने के लिए रखते हुए बोला था। देखें, आपको शायद किसी ने बताया नहीं है कि किसी की बातें सुनना इंतहाई गैर इखलाकी हरकत है। खैर, अब मैं बता रही हूँ तो आइंदा ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ। वो कुर्सी धकेलते हुए उठी थी। अब जबकि उसे पता चल चुका था कि वो शख्स उसकी आज की तमाम गौर अफसानियाँ सुन चुका था, तो मजीद उसके सामने बैठना उसे बेहद मुश्किल लग रहा था।
और अब हमेशा की तरह साथ में वो ये भी सोच रही थी कि ये शख्स खामोशी रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब जब वो बोलता था उसे मज़ीद बुरा लगता था। इधर ही बैठी रहो चुपचाप, उसे उठता देखकर वो हुक्मिया अंदाज में बोला था और वो वहीं बैठती चली गई थी। सख्त जहर लगता था उसे उस शख्स का यूं हुक्म चलाना, और उससे ज़्यादा बुरा उसे तब लगता था जब उसकी तमाम नर्व्स उसके हर हुक्म पर यूं ही फौरी रिस्पॉन्स देती थी। वो खामोशी से सब्जियां काटने में मसरूफ़ था। जब मज़ीद चंद मिनट्स तक यूं ही खामोशी छाई रही तो अलीज़ा को हमेशा की तरह खामोशी चुभने लगी थी। अब वो बैठ ही गई थी तो खामोश तो नहीं बैठ सकती थी, इसलिए खामोशी तोड़ते हुए बोली थी, वैसे आपको पता कैसे चला कि मैं किचन में आई हूँ, जबकि आपका चेहरा तो दूसरी तरफ था? मुझे तुम्हारे अंदाज से पता चल जाता है, क्योंकि इस घर में बिल्लियों की तरह सिर्फ तुम चलती हो, बाकी सब इंसानों की तरह चलते हैं। आपको मेरा दिमाग ख़राब करने की कोई रकम मिलती है या फिर सवाब तो मिलता ही है? वो तमाम हिसाब वाला ताक रखते हुए दिल मिलाकर बोली थी। लड़की, यही बात मैं भी पूछ सकता हूँ। तुम्हारी तरफ बहुत से हिसाब निकलते हैं मेरे, क्योंकि तुम मेरा दिमाग ख़राब करने के अलावा भी बहुत कुछ ख़राब करती हो। इसी हफ्ते पर नज़र दौड़ा लो, कोई एक दिन ही तुमने खैर से खाली नहीं जाने दिया। आज तुमने ऑफिस में मेरी टेबल पर पड़ी एक अहम तरीन फाइल पर पानी गिराकर उसे ख़राब किया है। कल लॉन्च में मुझसे टकराकर मेरी पसंदीदा शर्ट पर कोल्ड कॉफ़ी गिराकर उसे ख़राब किया। परसों नाश्ते की टेबल पर पड़ा मेरा मोबाइल गिराकर उसकी स्क्रीन को ख़राब किया। तरसों मेरा लैपटॉप तुमने लिया और उससे ऐसी छेड़खानी की कि उसकी विंडो का सारा सिस्टम ख़राब कर दिया। अब इतना काफ़ी है या मज़ीद पिछले दिनों के तुम्हारे शानदार कारनामों पर रोशनी डालूं? वो इंतहाई सुकून से उसे नए सिरे से बेसुकून करते हुए बोला था। देखें, मैं इंसान हूँ और इंसानों से ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं। इंसान को उनकी गलतियों पर जज नहीं किया करते हैं। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोली थी। उसकी शानदार वजाहत पर वो अश कर उठा था। फिर इंसानों को किस बुनियाद पर जज करना चाहिए? उनकी खूबसूरती की बिना पर या उनके किरदार की बिना पर? लेकिन किरदार देखें तो फिर वही गलतियाँ नज़र आती हैं। मैक्रोनी प्लेट में डालकर उसके आगे रखते हुए वो उसका जवाब सुनना चाहता था। इंसान को जज ही नहीं करना चाहिए, बस अपने काम से काम रखना चाहिए। उसने किस्सा ही ख़त्म किया और प्लेट अपनी जानिब खिसकाई थी। उसका जवाब सुनकर वो खुलकर मुस्कुराया था। वो बिल्कुल सही कह रही थी कि अपने काम से काम रखना चाहिए। वो खुद भी तो ऐसी थी, गोया आग लगे बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में। वैसे अलीज़ा, तुम मुझे क्यों जज करती हो? वो खामोशी से मैक्रोनी खा रही थी तो अब उसे उसकी खामोशी बुरी लग रही थी। मैक्रोनी का चमचा मुंह की जानिब ले जाते उसका हाथ थमा था। बात तो वो बिल्कुल ठीक पूछ रहा था। किसी दूसरे को वो जज करती नहीं थी और उसकी हर छोटी से छोटी बात को वो जज करती थी। मेरी मर्जी। जब उससे कोई जवाब नहीं बन पाया था तो कंधे उचकाते हुए बोली थी और प्लेट खाली करते हुए उठकर कमरे की जानिब चलती थी। कामिल ने चुपचाप उसकी शान बेनियाजी देखी थी और प्लेट और दूसरे इस्तेमाल शुदा बर्तन उठाकर सिंक पर रखे थे। साथ ही अपने लिए कॉफ़ी तैयार की थी। कॉफ़ी का मग लेकर वो भी कमरे की जानिब चल दिया था। सुबह नाश्ते की टेबल पर सभी अफराद मौजूद थे। अलीज़ा मुंह पर हाथ रखकर ज़बरदस्ती जमा ये रोकने की कोशिश में हलकान थी। ड्रामे की कोई किस्त रह तो नहीं गई थी? उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते कामिल ने उसकी तरफ झुककर सरगोशाना अंदाज में उसे छेड़ते हुए पूछा था। उसकी बात सुनकर अलीज़ा ने हनूज खामोशी का परचम बुलंद रखा था। वो उसकी उस खामोशी की वजह भी अच्छे से जानता था। उसकी खामोशी को देखते हुए वो भी चुपचाप नाश्ता करने लगा था। आज घर की तीनों ख़वातीन शॉपिंग की मंसूबेबंदी कर रही थी। कल की फ़्लाइट से नईमा फुप्पो पाकिस्तान आ रही थी, जिसका मतलब था कि बहुत जल्द शादियों वाला फरीज़ा भी सर अंजाम दिया जाना था। इसलिए घर की तमाम ख़वातीन शादी की तैयारियां शुरू कर चुकी थी। अम्मी, मैं आज ऑफिस से छुट्टी कर लेती हूँ। बहुत कोशिश के बाद भी जब अलीज़ा से चुप नहीं रहा गया था तो वो मन मनाते हुए बोली, इज्जत से ऑफिस जाती नज़र आओ, वरना मुझे अपनी चप्पल उतारते लम्हा नहीं लगेगा। शाइस्ता बेगम ने सख्त लहजे में कहा था। ताई, देख लें आप, अम्मी कैसे डांट रही हैं मुझे। सब शॉपिंग पर जा रहे हैं, मेरा भी तो हक बनता है शॉपिंग पर जाने का। वो मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब ताई को उम्मीद से देख रही थी। मेरा बच्चा, तुम कर लो आज छुट्टी। ताई नसरीन जैसे ही उसकी हिमायत में बोली थी, उसका चेहरा किसी बल्ब की तरह चमक उठा था। एक अहम प्रोजेक्ट चल रहा है ऑफिस में, इसे भी मालूम है कि ये छुट्टी नहीं कर सकती। नैपकिन से मुंह पोंछते हुए कामिल ने इत्मीनान से कहा था। मेरे बगैर कौन सा काम नहीं होना ऑफिस में? वह एहतजाजन बोली थी। क्या पता वाकई में तुम्हारे बगैर ऑफिस में काम ना हो? रबाब ने कामिल के चेहरे पर नजरें गाड़ते शरारती अंदाज में कहा था। उसकी बात सुनकर कामिल ने उसे ज़बरदस्ती घूरी से नवाजा था। चाची नज़मा, आप समझाएं ना उन्हें।
वो आस भरी नजरों से चची को देखते हुए बोली थी, कामिल आज इसे छुट्टी करने दो। चची ने कामिल से सिफारिश की थी। ताया अब्बू आप भी कहें ना इन्हें। चाचा आप भी बोले ना। अब्बू आप भी उन्हें कहें कि मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। इससे पहले कि कामिल चची की बात का कोई जवाब देता, उसने घर के मर्दों की हिमायत हासिल करना भी ज़रूरी समझा था। आज अलीज़ा ऑफिस नहीं जाएगी, बस बात ख़त्म हो गई। ताया ने हाथ में फैसला सुनाया था, जबकि वो खुशी से झूम उठी थी। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन बनानी है इसने, डेटा वाली फाइल्स मैं घर भिजवा दूंगा, ये घर ही पर प्रेजेंटेशन बना ले। ना आए ऑफिस। चाय का सिप लेते हुए उसने भी अपना फैसला सुनाया था। ये तो गलत बात है कामिल। चाचा को अपनी हिमायत में बोलते देख अलीज़ा को कुछ हौसला हुआ था। चाचा 10 दिन इसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए हैं और 5 दिन आप सब इसे ऐसे ही इसकी सिफारिशें लगाकर उसकी छुट्टी करवा चुके हैं। अब मुझे भी काम तो किसी तरह लेना है। उसकी वजाहत पर अलीज़ा का दिल क्या था कि उसका स्टिकर बनाए और डाइनिंग टेबल पर ही चिपका देगा उसे। कामिल सही कह रहा है, हम सब ने उसे बहुत छूट दे दी है। आगे शादी है, फिर शादी पर भी ये छुट्टियाँ करेगी। ऐसा तो कर ली इसने इंटर्नशिप। कामरान साहब कामिल की हिमायत करते हुए बोले थे। नहीं कर रही छुट्टी। अपने बाप को अपने खिलाफ होते देखकर वो दिल पर पत्थर रखते हुए बोली थी, वैसे भी घर बैठकर काम करने से बेहतर ही था कि वो ऑफिस चली जाए। गुड। उसकी बात पर कामिल ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया था और अलीज़ा ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था। थोड़ी देर के बाद वो उसके साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर विराजमान थी और गाड़ी ऑफिस की जानिब रवा थी। सीट बेल्ट। वो अब तीसरी बार उसे सीट बेल्ट बांधने का बोल रहा था, जबकि वो यूँ बैठी थी जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। बिलाखिर उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोककर उसकी जानिब झुककर खुद सीट बेल्ट बांधी थी। जैसे ही सीधे होकर उसने गाड़ी चलाई थी, अलीज़ा ने बंधा हुआ सीट बेल्ट खोल दिया था और खोलते ही उसकी जानिब यूँ देखा था जैसे कह रही हो कि सीट बेल्ट बांध कर तो मैं आज हरगिज़ सफ़र नहीं करूँगी, जो करना है कर लो। तुम्हारे किसी भी अंदाज से नहीं लगता कि तुम चाचा चाची की बेटी हो। आखिर तुम इतनी जिद क्यों करती हो? उसकी हरकत देखकर कामिल ने बड़ी संजीदगी से सवाल किया था। मैं जिद्दी लगती हूँ आपको? देखिएगा आपके बच्चे भी ऐसे ही जिद्दी होंगे। ये मेरी बद्दुआ है आपको। जब उससे कोई जवाब नहीं बन पाया था तो वो बद्दुआएं पर उतर आई थी। उसकी बात सुनकर कामिल खुलकर मुस्कुराया था और उस पर भरपूर निगाह डालते हुए बोला था, मैं वाकिफ़ हूँ इस बात से कि वो तुम्हारी तरह ही ज़िद्दी होंगे। तुम्हें बद्दुआ देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि उसका जवाब सुनकर वो कुछ समझे बगैर ही करते मुंह दूसरी तरफ मोड़ गई थी। वो ऑफिस पहुँचे थे तो कामिल गाड़ी पार्क करने लगा था, जबकि वो उतरकर ऑफिस में दाखिल हो गई थी। वो ऑफिस उसी नियत से आई थी कि तमाम काम जल्द अज जल्द ख़त्म करके वो सीधे शॉपिंग मॉल चली जाएगी। अभी उसे काम करते आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि नींद से जमाइयाँ आने लगी थी। अब तो ये सूरत हाल थी कि जमाइयाँ ले लेकर उसका मुंह दुखने लगा था। ना चाहते हुए भी उसने सर डेस्क पर रखा था और चंद लम्हों में ही वो अपने इर्द गिर्द से बेगाना हो चुकी थी। अपने ऑफिस में लैपटॉप पर मसरूफ़ कामिल ने नज़रें उठाकर ग्लास वॉल से उसके डेस्क की जानिब देखा था। फिर उसे देखकर सरनफी में हिलाया था जैसे कह रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। उसने सामने टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाया था और उसके नंबर पर कॉल मिलाई थी। बेल जाने के चंद लम्हों बाद ही कामिल ने उसे हड़बड़ाकर डेस्क से सर उठाते देखा था। अलीज़ा ने जैसे ही मोबाइल स्क्रीन आगे की थी, स्क्रीन पर हेडर इन चीफ लिखा जगमगा रहा था। मुँह की सावी बिगाड़ते हुए उसने कॉल अटेंड की थी। फरमाएं। और साथ ही एहसान करने वाले अंदाज में बोली थी, अगर आप मेरे हुक्म मानती होती तो। दुखी क्या था अलीज़ा कामरान? वो लंबा सांस खारिज करते हुए बोला था, ज़रा फिर से गौर फरमा लें, क्योंकि आपको अपने दिए जिन अहकामात के पूरे ना होने का दुख हो रहा है, वो शायद अभी आपने मुझे दिए ही ना हो, क्योंकि मेरे ख्याल से उनके अलावा तो मैं चाहते या ना चाहते आपका हर हुक्म बजा लाती हूँ। वो जल भुनकर जिस अंदाज में बोली थी, दूसरी जानिब कामिल का दिल चाहता कहका लगाए। अभी उसके ख्याल में वो इसके हुक्म मानती थी तो न जाने उसका हुक्म न मानना क्या होता होगा। चलें, आप मेरी इतनी ही फरमाबरदार हैं तो प्रेजेंटेशन जितनी बना ली है वो मुझे दिखा जाए। उसका हुक्म सुनकर अलीज़ा ने बेआरामी से पहलू बदला था। मैं अपना नामुकम्मल काम किसी को नहीं दिखाती। मैं एक प्रोफेशनल बंदी हूँ और मेरा सबसे पहला असूल यही है कि पहले काम मुकम्मल करती हूँ। फ़ोन रखें, अब आप काम करने दें मुझे। पहले मेरा इतना कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। बात मुकम्मल करते ही उसकी कोई बात सुने बगैर उसने फ़ोन काट दिया था। अगर मेरे ऑफिस में तुम जैसे 2-4 और प्रोफेशनल लोग आ गए तो मेरे बिज़नेस का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बड़बड़ाते हुए उसने इंटरकॉम उठाकर एक कप चाय अलीज़ा के डेस्क पर
पहुंचाने को कहा था। उसकी नींद भगाने के लिए उसके पास चाय के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और ऐसा ही हुआ था। चाय पीकर वो थोड़ा फ्रेश महसूस कर रही थी। लंच ब्रेक से पहले वो तकरीबन आधा काम मुकम्मल कर चुकी थी। दिल ये सोच कर दुखी हो रहा था कि उसकी कज़न्स शॉपिंग कर रही होंगी और वो यहाँ बैठकर काम कर रही थी। लंच ब्रेक के दौरान भी वो जलते कुड़ते काम में मसरूफ़ थी जब साथ वाले डेस्क मौजूद लड़की ने मिठाई का डब्बा उसके आगे किया था। ये किस लिए है? बर्फ़ी का टुकड़ा उठाते हुए अलीज़ा ने सवाल किया था। मेरी डेट फिक्स हो गई है, कल मेरा लास्ट डे है, कल लंच भी मैं करवाऊंगी। लड़की ने उसे तफसील से जवाब दिया था। शादी के बाद ऑफिस नहीं आओगी तुम? नहीं, मैंने तो बस अपने अम्मी अब्बू के कहने पर नौकरी शुरू की थी। वो कहते हैं डिग्री संदूक में सजा कर रखने के लिए तो नहीं ली, लेकिन अब शादी के बाद मेरा नौकरी करने का कोई इरादा नहीं है। वो जवाब देकर मिठाई का डब्बा लिए आगे बढ़ गई थी, जबकि उसके जवाब ने अलीज़ा को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। सोचने का काम उसने फ़िलहाल मुलतवी किया था और दोबारा काम की तरफ मुतवज्जो हो गई थी, मगर काम करना एक बार फिर से मुश्किल हो रहा था। सुबह उसे सोए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि जब उसकी वालिदा ने उसे ख्वाब खरगोश से जगा दिया था। अब अगर एक कप और चाय मिल जाती तो वो मज़ीद थोड़ी देर में बाकी का काम भी मुकम्मल कर लेती। उठकर कैफेटेरिया जाने का उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, इसलिए उसने मोबाइल उठाकर एडिटर इन चीफ के नाम पर मैसेज किया था, मेरे लिए एक कप चाय भिजवा दें। जब 5 मिनट के बाद कोई जवाब नहीं आया था तो उसने कॉल मिलाई थी। चंद लम्हों के बाद कॉल अटेंड कर ली गई थी। मेरे लिए एक कप चाय भिजवाएं। मसरूफ़ से अंदाज में वो सीधा मुद्दे की बात पर आई थी। भिजवाता हूँ। उसका जवाब सुनते ही मज़ीद कोई बात सुने बगैर अलीज़ा ने कॉल काट दी थी। अब ये बंदी कहती है कि मैं इस पर हुक्म चलाता हूँ और मुझे ये समझ नहीं आती मैं इसका बॉस हूँ या ये मेरी बॉस है। मोबाइल स्क्रीन को घूरते हुए कामिल ने हम कलामी की थी। पहले वो उसके लिए एक कप चाय का बोलने लगा था, फिर इरादा तर्क करते हुए उसने कॉल मिलाई थी। वो जानता था वो मज़ीद एक कप चाय क्यों मंगवा रही थी। अपनी चीज़ें समेट लो, घर चलते हैं। कॉल अटेंड होने पर उसने बोलते ही कॉल काट दी थी। उसकी बात सुनकर अलीज़ा खुशी से झूम उठी थी। गाड़ी में बैठते ही उसने कामिल की मुखातिब किया था, आप इतने अच्छे कब से बन गए? मैं तो रोज़े अव्वल से अच्छा हूँ, बस तुमने कभी गौर नहीं किया, या शायद मेरे मामले में वैसे ही तुमने आंखें पर पट्टी बांधी हुई है जो तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। हाँ, वो ज़रूर दिखता है जो बिल्कुल वजूद ही नहीं रखता, और तुमने उसे अपने दिमाग में फ़र्ज कर रखा है। वो इत्मीनान से जवाब देते हुए बोला था। सीधी बात क्या करें मुझसे, मुझे नहीं समझ आती ऐसी उलझी बातें। वह कुछ भी पल्ले न पड़ने पर मुँह बनाते हुए बोली थी, जल्दी ही सीधी बात करूँगा, क्योंकि मेरा भी यही ख्याल है कि तुम्हें अल्फाज के सिवा कोई ज़बान समझ नहीं आती। वो मोड़ काटते हुए संजीदगी से बोला था, मुझे तो अल्फाज वाली भी कुछ समझ नहीं आ रही है। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते हुए बोली थी, तुम्हें कई सालों से प्यार वाली ज़बान भी समझ नहीं आ रही है। उसकी बड़बड़ाहट सुनते ही कामिल खामोश नहीं रह सका था। मुझसे आज तक किसी ने प्यार वाली ज़बान में बात ही नहीं की, तो फिर मैं समझूंगी कैसे? वो तुनक कर बोली थी और कामिल उसका चेहरा देख कर रह गया था। लोग कहते हैं जज्बात समझने के लिए दिल का होना ज़रूरी है, मगर तुम्हें देखकर मैं कहता हूँ कि जज्बात समझने के लिए दिल का नहीं दिमाग का होना ज़रूरी है। उसके शिकवे पर कामिल जल कर बोला था, जबकि उसकी बात अलीज़ा ने सुनी ही नहीं थी। वो सीट की पुष्ट से सर टिकाए शोर से लाशोर की वादियों में खोदती जा रही थी। उसके कानों ने कामिल के अल्फाज सुने थे, मगर लाशोर की तरफ गामजन दिमाग उन्हें प्रोसेस नहीं कर सका था। यही सबब था कि वो खामोश रही थी। कामिल ने उसकी खामोशी पर नज़रें फेर कर उसकी जानिब देखा था। क्या ज़रूरी था कि वो उस लड़की को हर बात बोल कर बताता, उसे बताता कि वो उसके लिए किस कदर ज़रूरी है। उसे लगता था वो उसकी परवाह नहीं करता, जबकि जितनी परवाह वो, जितना ख्याल वो उसका रखता था, इतना तो उसने आज तक खुद का भी नहीं रखा था। उसे लगता था वो हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, जबकि वो साथ होती थी तो मुस्कुराहट उसके होठों से जुदा नहीं होती थी। वो बेवजह बातों पर भी कहका लगाता था। कौन सा जज्बा था जो वो उस लड़की के लिए महसूस नहीं करता था? कभी वो उसकी बातों पर मुस्कुराता था, कभी झुंझलाता था, मगर उसे वो बुरी कभी भी नहीं लगती थी। वो कहती थी वो उस पर हमेशा गुस्सा करता है, जबकि उसे आज तक उस लड़की पर कभी गुस्सा आया ही नहीं था। वो जितनी तवज्जो और प्यार से उसकी बात सुनता था और उससे बात करता था, इतनी तवज्जो और प्यार तो उसने किसी को नहीं दिया था। अब तो ये बात घर के अफराद भी महसूस करने लगे थे, मगर जिसके लिए वह सब कुछ महसूस करता था, बस वही कुछ महसूस नहीं करती थी।
उसे याद नहीं आता था वो कब उसके लिए इस कदर ज़रूरी हो गई थी, मगर वो ये जानता था उस लड़की के बगैर जीने का तस्वुर ही महाल है। उसकी मौजूदगी ही तो उसे मुस्कुराने पर कहके लगाने पर मजबूर करती थी, और उस लड़की की गैर मौजूदगी उससे उसकी मुस्कुराहट छीनने का इख्तियार रखती थी। और एक वो थी जो उसके बारे में पता नहीं कौन कौन सी बदगुमानी पाले बैठी थी। लीज़ा उठो, घर आ गया है। गाड़ी पोर्च में खड़े करते उसने उसे उठाना चाहा था। शुक्र है, अब मैं सुकून से सोऊंगी, वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर निकलते हुए बोली थी। पहले तुम जोहर की नमाज़ पढ़ोगी फिर सोओगी। अगर अब सोओगी तो जोहर कज़ा हो जाएगी, पहले ही वक्त कम रहता है। गाड़ी लॉक करते हुए वो भी उसके पीछे चलते हुए बोला था। वो दोनों अंदर दाखिल हुए थे तो हर तरफ खामोशी का राज था, जिसका मतलब था घर की सभी ख्वातीन शॉपिंग पर जा चुकी थी। अपने रूम में जाकर वो बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटी थी। चंद मिनट यूं ही कसकमंदी से लेटे रहने के बाद वो जोहर की नमाज अदा करने के लिए उठ खड़ी हुई थी। नमाज पढ़कर उसने दुआ मांगी थी और साथ ही भूख का एहसास शिद्दत से महसूस किया था। कुछ खाने के लिए उसने किचन में जाने के बजाय कामिल के कमरे का रुख किया था। मुलाजमा के हाथ का बना खाना उसे पसंद नहीं आता था और उस वक्त घर में कामिल के सिवा कोई नहीं था। कामिल से सारे इख्तलाफात एक तरफ, मगर वो उसके खाने की फैन थी। सर पर दुपट्टा हनूज हिजाब के स्टाइल में लिया हुआ था, जैसे नमाज के लिए लिया था। दरवाज़ा खुला देखकर वो नोक के बगैर अंदर दाखिल हुई थी, जबकि वो दुआ मांगने में मसरूफ़ था। वो बेड के किनारे टिक गई थी और उसकी दुआ मांगते हुए देख रही थी। उसकी आंखों को ये मंजर इतना हसीन लगा था कि एकदम भूख और नींद कहीं दूर जा सोई थी। वो दुआ मांगकर फारिग हुआ था तो उसे बेड पर बैठे देखकर हैरान हुआ था। तुम कब आई? कामिल ने हैरत से पूछा था। उसके सर पर लिया दुपट्टा बता रहा था कि वह नमाज अदा करने के बाद सीधी उसके रूम में आई थी, लेकिन असूलन तो उसे अब दुनिया से बेखबर होकर सोना चाहिए था। जब आप बड़ी शिद्दत से कुछ मांगने में मशरूफ थे, वैसे क्या मांग रहे थे आप? वो तजस्सुस से पूछ रही थी। जब नमाज दिया जाएगा तब बताऊंगा क्या मांग रहा था। वैसे शॉपिंग पर जाने का इरादा बनाकर आई हो तो पहले कुछ खाते हैं, फिर शॉपिंग पर चलेंगे। चाय नमाज लपेट कर रखते हुए कामिल ने उसे देखते हुए कहा था। नहीं, शॉपिंग पर नहीं जाना मुझे भूख लगी है। कुछ खाकर मुझे ढेर सारा सोना है। हिजाब के हाले में पलके झपकते हुए वो मासूमियत से बोली थी, और उसका जवाब सुनकर कामिल धीरे से मुस्कुराया था और किचन में चलने का इशारा किया। क्या खाओगी? शर्ट के बाजू फोल्ड करके वो एप्रन बांधने हुए पूछ रहा था। बिरयानी, वो एक लफ्ज़ी जवाब देते हुए चेहरा हाथों के प्याले में टिकाते हुए बोली थी। बिरयानी टाइम लेती है, फिर भूख का शोर मत मचाना। उसकी फरमाइश पर वो माथे पर कोई बदलाए बगैर बोला था और वो इस बात में सर हिलाते हुए खामोश रही थी। नींद आ रही है? उसे खामोश देखकर कामिल ने पूछा था। नींद आ रही है, लेकिन भूख की वजह से नींद नहीं आ रही, उसने मासूमियत से जवाब दिया था। तो तुम्हें कौन कहता है सारी सारी रात जाकर तुम ड्रामे देखो? कितनी बार तुम्हें समझाया है कि ज़िंदगी को एक तरबियत से लेकर चलते हैं। ज़िंदगी इसके लिए तो नहीं मिली कि तुम उसे ड्रामे फिल्म देखते गंवार दो। तुमसे रूटीन सेट नहीं हो सकी तो तुम्हें शेड्यूल बना कर दिया, तुम वो शेड्यूल भी फॉलो नहीं कर सकी। सुकून और नींद के लिए रात बनाई गई है। जब तुम कुदरत के शेड्यूल फॉलो नहीं करोगी, नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल सकोगी, कुरान को टाइम नहीं दे सकोगी, तो दिल व दिमाग पर बेसुकूनी तो छाई रहनी है। वो उसे समझाते हुए बोल रहा था और पहली बार वो खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। आज वो समझाते हुए उसे हमेशा की तरह बुरा नहीं लग रहा था। मैं कोशिश तो करती हूँ। पहली बार वो उस पर जवाबी हमला करने के बजाय वजाहत देते हुए बोली थी। कोशिश करती हो, मगर उस कोशिश पर कायम नहीं रहती हो। कोशिश पर कायम कैसे रहा जाता है? वो उसकी बात पर चिढ़ने के बजाय उससे सवाल कर रही थी, और कामिल को वो अपने रवैये से आज हैरत ज़दा कर रही थी। बार बार कोशिश करके उसने सादा सा जवाब दिया था। हाँ, शायद मैं कभी कोशिश पर कायम नहीं रह पाई। मैं एक बार कोशिश करती हूँ और जब नाकाम हो जाती हूँ तो हिम्मत हार कर बैठ जाती हूँ, मगर अब सीख जाऊँगी कोशिश पर कायम रहना भी। कोशिश पर कायम रहना सीखोगी तो कामयाब भी हो जाओगी। बिरयानी को दम लगाते हुए वो सलाद बनाने की तैयारी करते हुए बोला था। अलीज़ा उसे कमाल महारत से सब करते हुए देख रही थी। सभी ख्वातीन जब शॉपिंग करके घर लौटी थी तो अलीज़ा ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही थी। घर आते ही तीनों लड़कियों ने उसकी नींद की परवाह किए बगैर अपनी शॉपिंग का सभी सामान उठाकर उसके कमरे पर धावा बोल दिया था। लिज़ा उठो, देखो हम क्या सामान लाए हैं। रुबाब ने उसे कंधे से झंझोड़ कर जगाते हुए कहा था। वो आंखें मलते हुए
उठ बैठी थी और सारा सामान देखने लगी थी। साथ ही उसके तबसरे भी शुरू हो चुके थे। जब वो तमाम शॉपिंग देख चुकी तो उन्हें अपनी आज की सोच से आगाह किया था। मैं सोच रही हूँ मैं भी शादी कर लूँ। उसकी बात सुनकर सामान समेटते हुए उन तीनों के हाथ रोककर उसे देखा था। ये नया ख्याल क्यों आया तुम्हें? आलिया ने तजस्सुस से पूछा था। मेरी एक कलीग है, उसकी शादी हो रही है, उसे देखकर मुझे ख्याल आया कि मैं भी शादी कर लूँ। उसकी इत्तला पर उन तीनों ने एक दूसरे की जानिब देखा था। किसी लड़के को देखकर तो शादी का ख्याल आना समझ आता है, ये लड़की वाली तुक समझ नहीं आई। रुबाब ने नासमझी से सवाल किया था। मैं समझाती हूँ, उसकी शादी हो रही है तो उसे अब नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, तो अगर मैं भी शादी कर लूँगी तो मुझे भी इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर उन तीनों ने अफसोसज़दा नज़रों से उसे देखा था और साथ ही उसकी अकल पर मातम करना चाहा था। ना जाने ये नमूना कैसा उनके घर में पैदा हो गया था। किससे शादी करोगी फिर? रुबाब ने आखिर बार तजस्सुस से पूछा था। जाहिर सी बात है लड़के से करूँगी। उसके जवाब पर रुबाब का दिल क्या था कि दीवार में अपना सर दे मारे। तो लड़का आसमान से तो एकदम नहीं गिरेगा ना। लड़का ढूंढने में फिर सारे मामला तय पाने में भी वक्त लगता है। तब तक तो माशाअल्लाह से तुम्हारी इंटर्नशिप तो मुकम्मल हो जाएगी। रुबाब तहम्मुल से उसे अपना नुक्ता नज़र समझाते हुए बोली थी। लड़के की कोई टेंशन नहीं है मुझे एक क्लास फेलो ने प्रपोज किया था। उसका प्रपोजल तब तो एक्सेप्ट नहीं किया था, अब कर लूँगी। ढूंढने वाला मसला तो हल हुआ। वो इत्मीनान से जवाब देते हुए रुबाब के साथ साथ आलिया और सादिया का भी इत्मीनान गारत कर गई थी। थोड़ी देर उसके साथ बातें करने के बाद वो तीनों उसके कमरे से निकल आई थी। मैं भाई से बात करती हूँ, फिर तुम लोगों को बताती हूँ। तुम लोग अभी मेरे रूम में भी बैठकर इंतज़ार करो। उसके बाद सुनकर उन दोनों ने उसे थम्स अप का इशारा किया था और उसके कमरे में घुस गई थी। मैं अंदर आ जाऊँ? दरवाजे से सर अंदर घुसाते हुए रुबाब ने इजाज़त तलब की थी। कामिल ने लैपटॉप से नज़रें उठाते हुए मुस्कुराकर उसे अंदर आने का इशारा किया था। मुझे आपसे एक बहुत अहम बात करनी है, वो उसके पास बैठते हुए संजीदगी से बोली थी। हाँ कहो, क्या बात है? उसकी संजीदगी देखते हुए कामिल लैपटॉप को कवर गिराकर पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ था। उसकी इजाज़त मिलते ही रुबाब ने थोड़ी देर पहले की गुफ्तगू मनोन उसके गोशे गुजार की थी। उसकी बात सुनकर अली से शादी करना चाहती है। पहले तो उसके दिल की धड़कन थमी थी और जब उसने शादी की वजह सुनी थी तो उसने बेइख्तियार कहका लगाया था। भाई आप हंस रहे हैं, वो वाकई संजीदा है। लड़का तक उसकी नज़र में है और मेरे सामने बनने की कोशिश मत कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप उसे पसंद करते हैं। कब से पसंद करते हैं ये बात अब आप मुझे बताएंगे। बहुत पहले से पसंद करता हूँ, एक लंबा अरसा हो चुका है उसे पसंद करते हुए। वैसे उसे बताओ, जिस यूनिवर्सिटी के प्रपोजल पर वो नज़र रखे बैठी है वो कब से किसी और की नज़र हो चुका है। वह इत्मीनान से जवाब देते हुए बोला था। आपको कैसे पता? रुबाब ने हैरत से पूछा था। उसे नज़र में रखा है तो उसकी मामलाती ज़िंदगी पर भी तो पूरी नज़र रखता हूँ। क्या फ़ायदा ऐसी बंदी को नज़र में रखने का जो आज तक आपकी नज़रों में अपना अक्स ही नहीं देख सकी, जबकि उसके अलावा सभी को आपकी नज़रों में उसका अक्स नज़र आता है। रुबाब अफसोसज़दा लहजे में बोली थी। उसकी बात सुनकर कामिल लैपटॉप गोद से हटाते हुए झटके से सीधा हुआ था। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारे अलावा कौन कौन जानता है ये बात? मैं जानती हूँ तो जाहिर सी बात है आलिया और सादिया भी जानती हैं। हम तीनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते और हम तीनों का जैसे ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है कि आप अलीज़ा से मोहब्बत करते हैं, वैसे ही हमारे ये भी ख्याल है कि बड़े भी इस बात से वाकिफ़ हैं। आपने सुना होगा कि ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि मैं जिस हस्ती को शिद्दत से चाहता हूँ उसका जिक्र किसी से नहीं करता, उसका नाम भी किसी को नहीं बताता। महबूब का नाम ज़ाहिर करना ऐसा है कि आप उसका एक हिस्सा किसी और के हवाले कर दें। जबकि नज़ार कबाबी कहती हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन वो तुम्हें मेरी आंखों में तैरते हुए देख सकते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन वो मेरे लिखे हुए लफ्ज़ों में तुम्हें देख सकते हैं, क्योंकि मोहब्बत की खुशबू पोशीदा नहीं रह सकती। इसलिए आप भी जितनी कोशिश करें छुपाने की नहीं छुपा सकते, क्योंकि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। वैसे आपको उसमें ऐसा भी क्या नज़र आया कि आपको उससे मोहब्बत हो गई? वो फ़लसफ़ानी अंदाज में बोलते हुए साथ ही सवाल कर गई थी। अगर तुमने इतना फ़लसफ़ा पढ़ा है मोहब्बत पर तो इस बात का अंदाज़ा भी होना चाहिए कि ज़िंदगी में दो तरह के लोगों पर तबसरे नहीं करते। एक वो जिनको मोहब्बत के लिए चुन लेते हैं और दूसरे वो जिनको हमेशा के लिए छोड़ देते हैं।
اس لیے آئندہ کسی محبت کرنے والے سے مت پوچھنا کہ اسے اپنے محبوب میں کیا نظر آیا۔ وہ اس کا جواب اسی کے انداز میں دیتے ہوئے بولا تھا۔ پھر آپ کے لیے میرا ایک ہی مشورہ ہے کہ اسے اپنی محبت سے آگاہ کر دیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ محبوب جذبوں کی زبان سمجھے۔ بہت دفعہ دوسرے انسان تک اپنے جذبات پہنچانے کے لیے لفظوں کی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے۔ لفظ ایجاد ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم دوسروں کے شخص کو بتا سکیں کہ ہم اس کے لیے کیا محسوس کرتے ہیں۔ جذبوں کو دل میں قید کر کے لفظوں کے ایجاد کو رائگاں نہیں جانے دینا چاہیے، ورنہ بہت دفعہ دل میں رکھے سارے جذبے بھی رائگاں جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ احساس کروانے پر محسوس کرتے ہیں، وہ بھی انہی میں سے ہیں۔ اسے اپنی محبت کا احساس دلائیں گے تو آپ کی محبت محسوس کرے گی، ورنہ یوں ہی آپ کو برا بھلا سمجھتی رہے گی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سمجھتے ہوئے وہ دھیرے سے اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ اسے خود بھی اندازہ تھا کہ لفظوں کا سہارا لیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ گھر پر پھپھو کے استقبال کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں اور پھپھو کے آتے ہی گھر پر رونق کا سما لگ گیا تھا۔ آدھی رات تک چھوٹے سمیت بڑے بھی محفل جمائے بیٹھے رہتے تھے۔ جب سبھی نے ایک ایک کر کے کمروں کا رخ کیا تھا تو سب کے اٹھنے کے بعد کامل نے ہمدان صاحب اور نسرین بیگم کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ چند منٹ معمول کی بات چیت کرنے کے بعد وہ اب اصل بات کرنے کے لیے تمہید باندھ رہا تھا۔ ممی، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ میری بھی شادی کروا دیں۔ رباب مجھ سے 1 سال بڑی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے تو سبھی خاندان والے اب آپ سے پوچھیں گے کہ پہلے میری شادی کیوں نہیں کی تھی، تو میں نہیں چاہتا آپ کو ان کی باتوں کے جوابات دینے کے لیے زحمت کرنی پڑے۔ بڑی جلدی خیال آ گیا تمہیں کہ ہمیں ایسی باتوں کے جوابات دینے پڑیں گے۔ کچھ عرصے پہلے جب ہم کہتے رہے ہیں تب تو تم شادی کے لیے مان ہی نہیں رہے تھے۔ اب کیا لڑکی مان گئی ہے جو اتنی جلدی تیار ہو گئے ہو شادی کے لیے؟ نسرین بیگم نے اپنے برخوردار کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ابھی تک تو بات ہی نہیں کی، اب کروں گا، اگر مان گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ نکاح کے لیے آپ منا لیں، رخصتی کے لیے میں خود منا لوں گا۔ وہ سر جھکا کر مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ جب سے تم اس سے محبت کرتے ہو وہ اس سے بہت پہلے سے تم سے چڑھتی ہے، جانتے ہو نا کہ کتنے نادر خیالات ہیں اس کے تمہارے بارے میں۔ ہمدان صاحب کی بات پر کامل نے حیرت سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ اس نے انہیں ابھی لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، پھر انہیں کیسے پتہ چلا تھا کہ وہ علیزے کی بات کر رہا تھا، اور پھر یہ بھی کیسے جان گئے تھے کہ وہ اس سے کب سے محبت کرتا ہے؟ جنہوں نے ہاتھ پکڑ کر قدم اٹھانا سکھایا ہوتا ہے انہیں اچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے قدم کس سمت اٹھ رہے ہیں۔ اولاد ماں باپ سے کچھ چھپانے کی جتنے بھی جتن کیوں نہ کر لیں، ماں باپ سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ ہمیں تب سے یہ بات معلوم ہے جب شاید تمہیں خود بھی ادراک نہیں ہوا تھا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ اس کی حیرت دیکھتے ہوئے ہمدان صاحب اطمینان سے بولے تھے۔ ہم بڑوں کے درمیان پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، بس تمہارے اقرار کا انتظار تھا، لیکن اب تم بھی اقرار کر چکے ہو تو لگے ہاتھوں تمہارا بھی نکاح کروا ہی دیتے ہیں۔ بولو، منظور ہے؟ نسرین بیگم کے کہنے پر وہ حیرت سے اب ان کا چہرہ تکنے لگا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سب کچھ اس کے صرف بات کرنے سے مکمل ہو جائے گا، اور اب جب سب کچھ طے پا ہی گیا تھا تو اس نے بھی سر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے منظوری دے دی تھی۔ مزید تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ جب اپنے کمرے کی جانب لوٹا تھا تو چال میں عجیب سی سرشاری تھی۔ ابھی وہ کمرے کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اسے سیڑھیوں پر ہیولا سا محسوس ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کر کے کامل دبے پاؤں سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ جب وہ چھت پر پہنچا تو چاند کی مدھم روشنی میں کوئی اسے ٹیریس پر کھڑا نظر آیا تھا۔ وہ تعجب زدہ ہو کر دبے پاؤں چلتے ہوئے جب اس کے وجود کے پیچھے پہنچا تھا، اسی وقت اس کے وجود نے بھی رخ موڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ مدھم سی چاند کی روشنی میں اسے کوئی ہوائی مخلوق سمجھتے ہوئے مقابل کے منہ سے چیخ نکلتی، کامل نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اس کے مڑتے ہی پہچان چکا تھا کہ وہ علیزے تھی۔ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ چیخ مار کر پورے گھر کو ڈرانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ ہنوز اس کے منہ پر ہتھیلی جماتے ہوئے ماتھے پر ہلکے سے بل ڈال کر نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں پہلی بار علیزے نے اسے قریب سے دیکھا تھا۔ چہرے کے جاذب نظر نین نقش کے ساتھ ماتھے پر بکھرے بال، آنکھوں میں ہلکی سی سرخی لیے مقابل کے دل کی دنیا تہو بالا کر گیا تھا۔ اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہنوز ہتھیلی ہٹائے بغیر پوچھ رہا تھا۔ اس کا سوال سن کر علیزے نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھوں سے اس کی ہتھیلی کی جانب اشارہ کیا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ ہاتھ ہٹاؤ گے تو کچھ بولوں گی نا۔ اوہ سوری۔ وہ ہاتھ ہٹاتے ہوئے فوراً پیچھے ہوا تھا۔ میرا دل کیا تھا تو چھت پر آ گئی۔ وہ دل کی دھڑکن پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی تھی۔
एक तो तुम्हारा दिल हर वक्त उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाता है तुम्हें। रात के 2 बज रहे हैं, अब ये कोई वक्त है छत पर आने का? वो टेरिस पर पड़ी कुर्सियों से एक पर बैठते हुए बोला था। अलीज़ा कोई जवाब दिए बगैर साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। उससे एक लम्हे में न जाने क्यों क्या हो गया था कि नज़र बार बार उसकी जानिब उठ रही थी और उसे नज़र भर कर देखने का हौसला भी नहीं हो रहा था, और दिल की धड़कन थी कि बेतरतीब हो जा रही थी। वो उसके जुमले पर भी गौर नहीं कर पाई थी, ना ही समझ सकी थी कि उसने क्या कहा था। उसे खामोश देखकर कामिल ने उसकी तरफ देखा था। चांद की मध्यम रोशनी में उसके नाक की लौंग चमकते हुए उसे मज़ीद हसीन बना रही थी। कामिल ने रुख मोड़ लिया। चंद मिनट तक उन दोनों के दरमियान खामोशी फैल रही, खामोश मगर फिर भी बहुत कुछ बोलती हुई खामोशी। मगर ना तो वो उसके दिल की सूरत हाल समझ सका था जो चंद लम्हों में उसके हक में हो चुकी थी, और ना ही वो उसके जज्बात समझ सकी थी जो कई सालों से उसके हक में थे। अब फिर नहीं सोई हो, कल ऑफिस में फिर से तुम्हें शदीद नींद आएगी। उसकी खामोशी को तोड़ते हुए कामिल ने उसे बोलने पर उकसाया था, जबकि उसकी बात सुनकर भी अलीज़ा हनूस खामोश बैठी थी और अपने दिल की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। क्या हो गया है, गुंगे का गुड़ तो नहीं खा लिया? अलीज़ा कामरान और इतनी खामोश। फिर उस पर तजा दिया कि वो मुझ पर जवाबी हमला ना करे, ये तो नामुमकिन सी बात है। वो उसके दिल की हालत से अनजान ताज्जुबज़दा सा पूछ रहा था। मैं चलती हूँ, मुझे अब सोना चाहिए शायद। वो एक झटके से कुर्सी से उठी थी और उससे पहले कि वो आगे बढ़ती कामिल ने तेजी से उसकी कलाई पकड़ी थी। क्या बात है, तुम ठीक हो? उसकी खामोशी और यूँ अचानक उठकर जाने पर वो परेशान होते हुए जल्दी से उसके रोकने की कोशिश में उससे पूछ रहा था। वो इस कदर खामोश रहने वाली तो हरगिज़ नहीं थी, और फिर उसका अचानक उठकर जाना उसे सही मायनों में परेशान कर गया था। अलीज़ा ने मुड़कर पहले तो उसके हाथ में जकड़ी अपनी कलाई देखी थी और फिर उसके चेहरे पर फैला तफक्कुर। पहली बार उसने कामिल हमदान के लहजे में अपने लिए कुछ महसूस किया था, ख्वाह वो सिर्फ परेशानी ही क्यों ना थी। और शायद ये उसी लिए मुमकिन हुआ था कि चंद लम्हे पहले उसके दिल की सरजमीन पर कुछ ऐसे जज्बों ने कदम रखा था जो बहुत अरसे से कामिल के दिल में मकीन थे। मैं ठीक हूँ, वो मध्यम लहजे में कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली थी, जबकि दिल बाहर निकलने को था। कुछ तो हुआ है, तुम इतनी खामोश पहले तो नहीं रही कभी, और न ही कभी तुम छत पर आकर यूँ बेमकसद खड़ी हुई हो। वो उसकी कलाई को खींचकर उसे ज़बरदस्ती कुर्सी पर बैठाते हुए पूछ रहा था और साथ ही कलाई छोड़ दी थी। अलीज़ा ने बेमकसद वाली बात पर लब वा करते हुए उसे अपना मकसद बताना चाहा था कि जहन ने उसके लबों की हरकत को कंट्रोल किया था। उसे याद आया था कि वो बेमकसद ही छत पर आई थी, और फिर उस बात का अदराक होने पर के आने के बाद वो कामिल हमदान के बारे में सोच रही थी। वो शशुद्दुर रह गई थी। वो उसके बारे में क्यों सोच रही थी? ना जाने उस लम्हे में क्या हुआ था कि उसे जब से दुआ मांगते देखा था, उसके बाद से उसे महसूस हो रहा था कि आज तक जो भी वो उसके बारे में सोचती रही थी वो सिर्फ उसकी सोच ही थी, हकीकत उससे काफ़ी अलग थी। और अब जो लम्हा गुजरा था उसके बाद तो जैसे उस शख्स के कब्ज़े में दिल की सरजमीन को आज़ाद करवाना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। कोई बात परेशान कर रही है अलीज़ा? वो उसके हनूस खामोश देखकर परेशानी से पूछ रहा था। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं जाऊँ? उसे जवाब देकर वो उससे जाने की इजाज़त मांग रही थी। ये दिन कब से आए थे कि वो उससे इजाज़त मांग रही थी। फिर उसके जहन में ख्याल उभरा था कि शायद वो उसके लिए पूछ रही हो, क्योंकि पहले उसके जाने पर वो उसे कलाई थाम कर रोक चुका था। अगर मैं रोकूं तो क्या तुम रुक जाओगी? ना जाने वो किस ख्याल के तहत पूछ रहा था। वो जो उठने की तैयारी में थी उसकी बात सुनकर इरादा तर्क करते हुए कुर्सी से टेक लगा गई थी। वो कुछ नहीं बोली थी, मगर उसके अंदाज ने बोल दिया था कि वो उसकी बात मान चुकी है। कामिल के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी थी। अगर उस वक्त वह उसके रवैये की वजह से फिक्रमंद न होता तो यकीनन खुशी से झूम उठता। थैंक यू, कामिल ने उसे नज़रों के हिसार में रखते हुए कहा था। किस लिए? पूछते हुए उसने नज़रें उठाई तो उससे नज़रें मिलते ही उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई थी। पहली बार उसने आंखों में अपना अक्स देखा था, और फिर उसे वहम समझते हुए उसने सर झटका था, मगर नज़रें फिर भी नहीं हटाई थी। मेरी बात मानकर मेरे पास बैठने के लिए? वो होठों पर मुस्कुराहट जमाए उसकी आंखों में देखते हुए बोल रहा था। आसमान पर मौजूद चांद वो मंजर देखकर मुस्कुराया था। कोई उस चांद से पूछता कि क्या किसी के दिल पर काबिज होने के लिए एक लम्हा काफ़ी होता है, तो आज का ये मंजर देखने के बाद चांद कहता, हाँ, एक लम्हा काफ़ी होता है,
किसी का दिल जीतने के लिए, किसी को अपना असीर बनाने के लिए, किसी की आंखों में मोहब्बत की दीप जलाने के लिए। अब बताओ मुझे क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें? एक तो वो उस कदर मोहब्बत और नरमी से पूछ रहा था, दूसरा वो अपने मिजाज के मुताबिक कोई बात ज़्यादा देर छिपा भी नहीं सकती थी। आप परेशान कर रहे हैं, वो मासूमियत से बोलते हुए उसे खुलकर मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। एक लम्हे में कामिल को सारा मुद्दा समझ आया था। उसकी बात ने होठों पर ऐसी मुस्कुराहट बिखेरी थी कि ऐसा लगता था उसे समेटने के लिए सारी जिंदगी कम पड़ जानी है। तुम भी मुझे कई सालों से परेशान कर रही हो, मैंने तो आज तक शिकायत नहीं की, वो मुस्कुराहट कायम रखे वो बोला था। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जिससे आप परेशान हो? वो उसकी बात पर वो चक्कर रह गई थी। तो मैंने ऐसा क्या किया है जिससे तुम परेशान हो? उसके सवाल ने अलीजे को नजरें उठाकर उसे देखने पर मजबूर किया था। उसकी आंखों में झिलमिलाते अक्स ने उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब की थी। उसके कानों में कोई सरगोशी उभरी थी कि अगर वो चांद की मध्यम रोशनी में उस खूबरू नौजवान के साथ मजीद बैठी बातें करती रही तो वो तमाम उम्र के लिए उसके दिल का वो हुक्मरान बन जाएगा जिससे वो चाहकर भी अपने दिल की सल्तनत नहीं छीन सकेगी। चंद लम्हों वो यूं ही उसे देखती रही थी। दोनों के बीच खामोशी ठहरी थी और फिर अलीजे की आवाज़ ने उसकी खामोशी को रुखसत किया था। अब मैं जाऊं? वो तमाम उम्र के लिए उस शख्स को अपने दिल का हुक्मरान हरगिज़ नहीं बनाना चाहती थी जिसको वो अपना दुश्मन गर्दानती आई थी, जिसके अल्फाज उसे तेज जलाते थे, जिसकी बातों पर वो चिढ़ जाती थी, जिसकी तवज्जो और ख्याल को वो कभी देख ही नहीं सकी थी, जिसके जज्बों के खुशबू कई सालों तक उस तक पहुंचने में नाकाम रही थी, या शायद उसने कभी महसूस करने की कोशिश ही नहीं की थी। सुना है तुम शादी करना चाहती हो? वो उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए सवाल कर रहा था। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि शादी कर लूँ। अच्छा है, मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे इंटर्नशिप भी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही मेरे देर से सोने पर पाबंदी होगी। मैं अपनी मर्जी से जो चाहूँगी कर सकूँगी। मैं अपने शौहर के साथ पुरसकून सी जगह पर रहूँगी। वो अभी बोल रही थी कि कामिल उसकी बात काटते हुए भरपूर संजीदगी से बोला था, इतना मत सोचो, घुटनों में दर्द होने लगेगा। उसकी बात को अलीजे ने चंद लम्हों के लिए प्रोसेस किया था और फिर उसकी बात समझते हुए वो असली अंदाज में खतरनाक तेवर के साथ उससे पूछ रही थी, आपका मतलब है कि मेरी अकल घुटने में है? अगर तुम्हारी अकल ठिकाने पर होती तो यकीन मानो जो बात पूरा घर महसूस कर चुका था वो तुम सबसे पहले महसूस करती। वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला था, ऐसी कौन सी बात है जो पूरे घर ने महसूस की है और मैंने महसूस नहीं की? उसका तजस्सुस भरा अंदाज देखकर कामिल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। यही कि एक लंबे अरसे से मैं तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हूँ। उसका इत्मीनान भरा जवाब सुनकर अलीजे कामरान के दिल की धड़कन थम गई थी। वह सांस लेना भूल गई थी, जबकि इर्द गिर्द की हवा ने गोया रक्स पकड़ा था और चांद ने इजहार मोहब्बत का वो लम्हा कैद कर लिया था। उसके अल्फाज ने उसकी आंखों में देखते तमाम चाहत के रंग उस लड़की पर वाज़े कर दिए थे। मोहब्बत की दास्तान का सबसे अहम मरहला तय हुआ था। अब बस सामने बैठी लड़की का इकरार बचा था और मोहब्बत की दास्तान मुकम्मल हो जानी थी। वो कई मिनट बेहिस्सो हरकत बैठी उसकी आंखों में देखती रही थी। उसके एक जुमले ने उसकी आंखों में बस मोहब्बत के जहां को उस लड़की पर वाज़े कर दिया था। क्या था जो उसे उन आंखों में अब नज़र नहीं आ रहा था? मोहब्बत, अकीदत, एहतराम, परवाह और कई सालों से उन आंखों में बसा उसका अक्स। एक जुमले ने गोया हर चीज़ को आईने की तरह वाज़े कर दिया था। वो मज़ीद उन आंखों में नहीं देख सकी थी और उठकर चल दी थी। अभी वो चंद कदम चली थी कि उसकी आवाज़ ने उसे कदम जकड़ लिए थे। सुनो, तुम्हें इस दुनिया में कहीं तो रहना है, मगर क्या ज़मानत है कि तुम वहाँ सुकून से रहोगी? हाँ, मगर ये है कि अगर तुम रहने के लिए मेरे दिल का इंतखाब करती हो तो मैं तुम्हें एक कामिल ज़मानत के साथ इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि तुम मेरे दिल में अपने लिए फ़कत मोहब्बत ही मोहब्बत पाओगी। इसके अल्फाज पर वो वापस मुड़ी थी। कोई सहर था उन लफ्ज़ों में जो वो वापस कुर्सी पर आ बैठी थी। मैं ज़्यादा अक्लमंद नहीं हूँ। जब तक मुझे कोई बात बोलकर नहीं बताई जाती मुझे समझ नहीं आती। कोई चाहे सालों से मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो, लेकिन मैं तब ही जान पाऊँगी जब कोई मुझे बताएगा। मुझ में शायद महसूस करने की हिस्स भी बहुत कम है, इसलिए कोई चाहे मेरे जितना ही ख्याल रखे, मेरी परवाह करे,
लेकिन जब तक वो मुझे बताता नहीं है कि उसे मेरा कितना ख्याल है, मेरी कितनी परवाह है, मैं तब तक महसूस नहीं कर पाती हूँ। मेरी ज़िंदगी में असूल भी बाकी सबसे मुख्तलिफ है। मेरे लिए बस आज का दिन मायने रखता है। मैं बस आज के दिन को जीना जानती हूँ। मेरे लिए कल मायने नहीं रखता। वो अभी बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि जब कामिल ने जवाब दिया था, मैं तुम्हें तुमसे बढ़कर जानता हूँ, तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वह नरमी से उसकी जानिब देख रहा था, लेकिन मैं आपके बारे में जो कुछ जानने की दावेदार थी वो सब गलत निकला। वो उसकी जानिब देखते हुए उस कदर मासूमियत से बोली थी कि कामिल उसकी मासूमियत पर कुर्बान होने वाले अंदाज में मुस्कुरा दिया था। शादी करोगी मुझसे? वो कुर्सी से उठकर घुटने के बल झुकते हुए उसके सामने हथेली फैलाए पूछ रहा था। मैं रोज़ाना ऑफिस नहीं जाऊंगी। वो अलीज़े कामरान थी, दिल की बगावत करने के बावजूद अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक जीने पर तरजीह देने वाली, मनपसंद शख्स अपनी जगह और मनपसंद ज़िंदगी भी उसी जगह। वो दोनों को यकजा चाहती थी, इसलिए अपने नुकात पेश कर रही थी। ऑफिस ही तुम्हारा है, जब दिल करे जाओ, जब दिल करे ना जाओ। वो उसका मान बढ़ाते हुए बोला था। उसकी जान मांगने की ख्वाहिश भी कामिल हमदान सर आंखों पर। ये उसकी छोटी छोटी ख्वाहिश थी। मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, तो मुझे जब भी कुछ खाना होगा पहले की तरह आप बना कर देंगे और मेरी कुकिंग ना करने पर तंज भी नहीं करेंगे। तुम पर तंज कर सकता हूँ मैं? वो कोई वाइद करने के बजाय उससे सवाल कर गया था और उसके सवाल पर वो नफी में सर हिला गई थी। वो शख्स वाकई उस पर कभी तंज नहीं कर सकता था। मुझे कुछ भी ठीक से नहीं आता, तो मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी हर आदत को, तुम्हारे हर अच्छाई को, हर बुराई को। मैं तुम्हारी मिजाज के उन रंगों से भी वाकिफ़ हूँ जिनसे तुम खुद भी वाकिफ़ नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम चाहिए, क्योंकि तुम अपनी हर अच्छाई बुराई के साथ मुझे कबूल हो। और तुम पर तंज करने का, तुम्हें बुरा भला कहने का मैं सोच भी कैसे सकता हूँ? तुम तो मेरे दिल की इस मसनद पर बराजमान हो जहाँ पर तुम्हारा खिलाफ मेरे दिल एक लफ्ज़ भी नहीं सुनता। तुम चाहे जो भी करो, अच्छा या बुरा, लेकिन तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगी। तुम्हें छोड़ना ज़िंदगी छोड़ देने के मुतरादिफ है। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठे नरमी से बोल रहा था। पक्की बात है? वो थोड़ी मशकूक नज़रों से देखते हुए उसे कहका लगाने पर मजबूर कर गई थी। अलीज़ा सिकंदर ने दिल पर हाथ रखा था। उसके दिल ने गवाही दी थी कि सामने बैठे शख्स को हंसते देखना दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर है। और फिर उसने उसकी फैलाई हथेली पर हाथ रखा था और सामने बैठे शख्स को लगा था उससे सारी जहाँ की दौलत मिल गई थी। उसकी शिद्दत से मांगी गई दुआ को कबूलियत का दर्जा मिल गया था। उसे नवाज दिया गया था। जो अज़ल से उसके दिल के मकीन थी, वही अब तक उसके लिए उसके घर की मकीन बनने वाली थी। और मोहब्बत की दास्तान मुकम्मल हो गई थी, या शायद मोहब्बत की दास्तान अब शुरू होने वाली थी, जिसमें हमेशा एक दूसरे के दिलों पर हुकूमत करनी थी। ख़त्म शुद्ध जी। तो यहाँ होती है हमारी स्टोरी कंप्लीट, और बहुत प्यारी सी क्यूट सी लव स्टोरी थी। आपको कैसी लगी अपना रिव्यू लाजमी शेयर करना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नॉवल के साथ। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।